जय हिंद दोस्तों, आपका उमेश चौहान और आप देख रहे हो चैनल फैब्रिक। तो हमारे काफ़ी भाई बच्चे बच्चियों के क्वेश्चन थे कि उनके कपड़े श्रिंक हो गए हैं, सुगड़ गए हैं। तो ये कपड़ा सुगड़ना, श्रिंक होना क्या होता क्या है? इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है कि पहले मैंने एक वीडियो बनाया था वो श्रिंकेज के ऊपर, तो उसमें बताया था कि गारमेंट को बनाने से पहले आप उस फैब्रिक को 45 मिनट डिप करें। खासकर कॉटन के विषय में बात थी। जैसे जैसे फैब्रिक होता है वैसे वैसे टाइमिंग होती है कि कुछ कपड़े इस टाइप के होते हैं कि जिसको ड्राई क्लीन करना होता है, कुछ होते हैं लॉन्ड्री वाले जिनको वॉश करते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हमारे ड्राई क्लीनर हर एक कपड़े को वो वॉश करेंगे, या हमारे घर में हमारे बच्चे बच्चियाँ हर एक कपड़े को वॉश करेंगे, उस पर जब इंस्ट्रक्शन लिखा होता है कि ये ओनली फॉर ड्राई क्लीन, लेकिन क्या है कि उनको वॉश करना है कुछ पैसे बचाने के लिए। इतना महंगा गारमेंट तो ले आए, लेकिन जो उसके दिशा निर्देश है उसका पालन नहीं करते, सिर्फ कुछ चंद पैसे बचाने के लिए। तो इसमें काफ़ी थोड़ी दिक्कत क्या आई है कि जैसे मैंने बताया था कॉटन के लिए कि 45 मिनट उसको डिप करना है गारमेंट बनने से पहले, कि गारमेंट जहाँ उसकी स्थिति जितना सुगड़ना है या फैलना जो भी उससे प्रतिक्रिया होगी वो सारी होने के बाद में जब कपड़ा हमारा आएगा उसके बाद पैटर्न रख के उसे कटिंग की जाती है। उसके बाद गारमेंट बनता है, उसको फिर वॉश करते हैं। तो वॉशिंग के बाद वो कपड़ा हमारा श्रिंक नहीं होगा, क्योंकि वो जो कुछ होना था उसमें परिवर्तन होना था, जो भी उसके अंदर कुछ भी आकार विकार जो आने थे वो उस फैब्रिक में आ चुके हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। उसमें एक हमारे भाई का क्वेश्चन आया था कि उनकी टी शर्ट, पहली बात तो टी शर्ट कॉटन की, प्योर कॉटन की नहीं होती। टी शर्ट के अंदर परसेंटेज ज़्यादातर पॉलिस्टर का होता है, और कॉटन का उस पर लेबल भी लगा हो ओनली कॉटन, लेकिन वो प्योर कॉटन की नहीं होगी। उसके अंदर कम से कम 50% सिंथेटिक होगा और 50% कॉटन होगा, लेकिन कॉटन फिर भी कम होता है। पहचान क्या होती है? किसी भी कपड़े को वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद और उसके अंदर क्रीज, यानी ये जो क्रीज बनी हो, तो इसका मतलब ये है कि वो कॉटन नहीं है। कॉटन में, रियोन में या वुलन में, इस टाइप के जो कपड़े होते हैं उसके अंदर क्रीज रुकती ही नहीं है, वो क्रीज ख़त्म हो जाती है। काफ़ी इस टाइप के कपड़े होते हैं। और जो सिंथेटिक गारमेंट होते हैं उसके अंदर क्रीज बनी रहती है वॉशिंग करने के बाद भी। तो ये देखने वाली बात है। तो उसमें हमारे भाई का क्वेश्चन आता है टी शर्ट के विषय में कि वो कॉटन की टी शर्ट है, तो कहने लगे कि आपके कहे अनुसार उन्होंने उनकी जो टी शर्ट है श्रिंक हो गई थी, यानी सुगड़ गई थी, तो उन्होंने उसको 45 मिनट पानी के अंदर और डिप किया। तो उनके समझने में थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन हो गई हो कि मैंने कहा था गारमेंट बनने से पहले 45 मिनट या 40 मिनट जो भी टाइम है एनीवे वो आपको डिप करना, लेकिन उन्होंने सोचा कि गारमेंट को करना, जिस बीमारी जिस गलती से हो रही है उस गलती को दोबारा दोहरा रहे हैं कि शुगर के पेशेंट को खूब जलेबियाँ, रसगुल्ले, मलाई, मीठा खिलाओ। तो ये थोड़ी चीज़ें ना ये गलत हो जाती हैं। जो भी वीडियो, जो भी कुछ, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ वो आप सबको बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप ध्यान से सुने, उसके बाद उसको करें। अच्छा, काफ़ी हमारे जो ट्रेनिंग देने वाले हैं वो किसी भी टॉपिक को लंबा खींचने के लिए उसमें ये डालो, ये डालो, ये डालो। जैसे एक वीडियो देख रहा था मैं, पहली बात तो मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है वीडियो देखने की, तो उसमें क्या है कि वो उस कपड़े को वॉश किया कि उसे बुरश नहीं लगाना, जो वुलन की थी उस पर ड्राई क्लीन होना था, लेकिन उन्होंने वॉश किया। अक्सर जो करते हैं ड्राई क्लीन करते हैं पैसे बचाने के लिए, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट महंगा है। तो उन्होंने क्या कि उसको NID में, नॉन आयनिक लिक्विड शॉप में डाला उसको। तो उसके बाद उसको हाथ से हल्का हल्का ऐसे कर रहे हैं जैसे छोटे बच्चे को, भाई उसको ऐसे आराम से, क्योंकि डेली बेस के जो कपड़े, पैंट शर्ट या जो भी कपड़े होते हैं, हम
2-4 दिन में, 10-5 दिन में वॉश हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे कोट हैं, जैकेट हैं, स्वेटर हैं, ये कम धुलते हैं। स्वेटर ज़्यादा धुल जाते हैं, लेकिन जैकेट वगैरह, कोट वगैरह कम धो जाते हैं। गन तो उसके अंदर भी होता है, क्योंकि सबसे ऊपर वही होता है। बाकी जो बनियान होगी या शर्ट होगी वो तो नीचे रहती हैं। तो क्या है कि ऐसा कुछ नहीं, तो उसको हाइड नहीं करना। भाई क्यों नहीं करना? अरे जब आपको पता नहीं है तो ये कहा अपने आप को अलग दिखाने के लिए कुछ ना कुछ उसके अंदर मिर्च मसाला नींबू निचोड़ के उस चीज़ को पेश करना है। जो सुनने वाले बेवकूफ़ नहीं है, हर एक इंसान बुद्धि रखता है दिमाग में। तो क्या है कि जब एस्टिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, एस्टिक एसिड यूज़ करें तो इससे पहले और दुनिया भर के तामझाम करने की क्या ज़रूरत है कि उसमें ये डाल लो जी, उसमें ये डाल लो, उसमें फिक्सर डाल लो, उसके अंदर वो डाल। भाई किस लिए डाल रहे हो? हर एक मेथड अलग है। जो कलर ब्लीडिंग का है, कलर ब्लीडिंग होती है, कलर निकलने का, उसका मेथड अलग है, टॉपिक चैप्टर ही अलग है। और जो श्रिंकेज का अलग है कि कपड़े को आपने वॉश किया, हल्का गुनगुना यानी हल्का सा गर्म पानी ले लें, ज़्यादा गर्म ना हो, उसके अंदर कोई भी NID वगैरह डालें और आप उसके अंदर, और चाहें तो उसके अंदर आप अमोनिया लिक्विड भी डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डालें और उसके बाद उस कपड़े को वॉश कर दें अच्छे तरह हाथ से मलाई करके। और उसको एक बार सादा पानी में खंगाल लें, दूसरी बार सादा पानी में खंगाल, तीसरी बार जो खंगाल लें उसमें एस्टिक एसिड इतना पानी लें कपड़ा आज़ादी के साथ में डिप हो सके। और उसके अंदर एस्टिक एसिड 10 ग्राम के आसपास डालें और कपड़े को उसमें डिप कर दें, 5-7 मिनट डिप रहने दें। उसके बाद ऊपर नीचे करें और कपड़े को झाड़ के, खींच के झाड़ के हल्का हाइड्रो कर लें। और जब सुखाएं तो उसको झाड़ के, अच्छी तरह झाड़ के, और इसको कि उनका कहना था कि कपड़े को निचोड़ना भी नहीं है, उसको ऐसे रख दें। तो भाई ठंड के दिनों में कपड़ा कैसे सूखेगा ऐसे? कस्टमर को टाइम दिया होता 3 दिन का, 4 दिन का, वो 3-4 दिन तो वैसे धूप में भी नहीं सुखाना। तो ये मेरे समझ से तो बाहर है। लेकिन देखो वो महान वैज्ञानिक हैं, आविष्कार करने वाले हैं। तो ये इसका मेथड होता है कि कपड़े को फिर प्रेसिंग करना। प्रेसिंग में क्या होता है, ज़्यादातर क्या कि अपर है वो श्रिंक होता है, लाइनिंग रुकी रहती है। लाइनिंग होती है सिंथेटिक की जैकेट में, वो श्रिंक नहीं होती। श्रिंक होगा तो ऊपर का होगा। उसमें भी क्या कि आजकल जो आ रहा है सिंथेटिक आ रहा है, प्योर वुलन नहीं होता। एक होता है वुलन की जैकेट होती थी पहले, वो चीज़ नहीं आती। आजकल सिंथेटिक, कॉटन सब मिक्स करके बनाते हैं कि देखने में आकर्षित लगे और कम रेट में बन जाती है। उसको ज़्यादा रेट में बेच दिया जाता है, क्योंकि वो बाकी जो हमारा एस्टिक एसिड है वो कपड़े को शाइनिंग भी देगा और कपड़े में जो एक्सेस जो डिटर्जेंट है उसको भी निकालता है और कपड़े को सॉफ्ट भी करता है। ये इसका एक प्रोसीजर होता है। और बाकी कुछ कपड़े श्रिंक हो जाते हैं तो उसके लिए क्या करें, कुछ कपड़े जैसे उसमें सिल्क हो गया या इसमें सिंथेटिक वेस्ट के कपड़े होते हैं, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, कॉटन के ऊपर भी अगर मान लो वो श्रिंक हो गया तो आप उसके ऊपर क्या करें, कुछ तो होता है शॉर्पनर से, यानी सिलिकॉन शॉर्पनर से जो सॉफ्ट करके कर सकते हैं। कुछ होते हैं कहते हैं ना लातों के बाद बातों से नहीं मानते, तो उनके लिए क्या करना पड़ता है, उनके लिए स्प्रे, किसी भी स्टार्च का स्प्रे हल्का सा मारें। और स्प्रे में क्या ले सकते हैं, इसमें फेविकोल ले सकते हैं, जो केमिकल की दुकान में मिलता है जो स्टार्च, वो भी ले सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर मान लो आसपास केमिकल की दुकान नहीं करना तो उसमें फेविकोल ले सकते हैं। फेविकोल का पानी बना लें, स्प्रे में भर लें। चावल का मांड ले सकते हैं, अरारोट ले सकते हैं, कोई भी गोंद ले सकते हैं, जो खाने वाला गोंद है वो ले सकते हैं। कलर ना हो यानी ट्रांसपेरेंट हो तो उसको मार के उसके ऊपर प्रेस कर सकते हैं। याद रहे कि मारना है कंटिन्यू, कहीं पे और खुला आपने जगह छोड़ दी तो वहाँ पे रिंकल बनने की संभावना रहती है। तो जहाँ श्रिंक हो रहा है जिस हिसाब से, उस हिसाब से मारें उसको, लेंथ में या विड्थ में जैसे भी है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। सिर्फ क्या कि इसमें सिर्फ ये है कि मुझे करना है, मैं करके रहूँगा। जब आपके ये
सिद्धांत आ जाएगा, ये जिद हो जाएगी, तो कोई भी दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है कि आपको सफल होने से रोक सकें। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं ये आज ऑपरेशन होना था मेरा, लेकिन बाय चांस नहीं हुआ, लेकिन कल ऑपरेशन होगा। घुटना जो फ्रैक्चर हो गया था उसके मेरे ख्याल 1-1.5 महीना उसके बाद लगेगा। बाकी 24 घंटे मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ आप सबके लिए। मेरा कुछ नहीं है, हकीकत में मैं एक किसान हूँ, खेती बाड़ी वाला, क्योंकि कम ही लोग जानते हैं। कुछ लोग जो यहाँ मेरे पास आ चुके हैं उनको पता कि मैं खेती बाड़ी वाला हूँ। तो बाकी ये शौक़ है मेरा, और ये शौक़ क्या है, सिर्फ शौक़ ही है। बाकी इससे कोई हमारा भाई बच्चे बच्चियाँ किसी को लाभ मिले तो बहुत अच्छी बात है। पीछे मैंने एक इंस्टीट्यूट खोलने के लिए बोला था, तो किसी का इसमें कोई कमेंट नहीं आया, तो मैंने सोचा कि शायद कोई इसमें रुचि नहीं ले रहा। मेरा ये था कि आप सबके लिए, जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए एक इंस्टीट्यूट, ऐसा एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया जाए कि आने वाली जनरेशन उसका लाभ उठा सकें। और प्रॉपर जो इसका मेथड होता है क्लीनिंग का, गारमेंट्स क्लीनिंग का, उसके विषय में जान सकें। और मैं सारी चीज़ें क्यों कह रहा हूँ कि जो भी हमारे ड्राई क्लीनर या लॉन्ड्री वाले हैं वो किसी गली मोहल्ले गांव शहर छोटा बड़ा यहीं तक सीमित होते हैं। मैंने 50-52 साल ऑल वर्ल्ड में, उसमें कोई भी दुनिया का कोई भी देश हो, उसके अंदर हमने वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करके उसको फिनिश करके उसको भेजा है। और जो भी जाता है पूरा चेक होके जाता है। वो जो होते हैं चेक करने वाले, जो वो बहुत ही एक प्रोफेशनल होते हैं लोग। तो इसी का लाभ अब सबको मिल सके। बाकी इच्छा अपनी अपनी, विचार अपने अपने। तो अगर आपको इच्छा है कि आप कुछ सीखें तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अभी जैसे यहाँ से थोड़ा फ्री होऊंगा हॉस्पिटल से, उसके बाद शुरू करते हैं फिर ये। और यूट्यूब पे ना आके आपके अकाउंट पे ही, आपके जो व्हाट्सएप के माध्यम से या जो भी बच्चे बताएंगे, तो मुझे मोबाइल वगैरह चलाना तो आता नहीं है, तो उस हिसाब से कि मैं नहीं चाहता फेमस होना या मुझे सब्सक्राइब वगैरह उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ सिर्फ आप सबको इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो दोस्तों बिल्कुल बने रहें, जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।